नमस्कार बच्चों, क्लास 10। जैसा कि मैं आपको पद्य साहित्य का इतिहास मैं आपको समझा रही थी और कल मैंने आपको उससे संबंधित प्रश्न भी दिए थे, पर बहुत ही कम बच्चों ने अपना वर्क क्लासरूम में सेंड किया है। तो बच्चों, मैं आपको प्रश्न लिख कर उसकी पिक भेजती हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो। तो इसके बावजूद भी बहुत ही कम बच्चों का वर्क क्लासरूम में आ रहा है। बच्चों, सभी बच्चों को अपना वर्क क्लासरूम में सेंड करना है ताकि मैं आपका वर्क चेक कर सकूं और हर एक वर्क का आपको एक नंबर भी मिल रहा है। बच्चों, जैसे कि मैं आपको पद्य साहित्य का इतिहास समझा रही थी, तो बच्चों दिनांक है आपकी 26/4/2021, कक्षा 10, विषय है आपका हिंदी, टॉपिक है आपका पद्य साहित्य का इतिहास। आज मैं आपको पद्य साहित्य से संबंधित प्रश्न की पिक लिखकर मैंने प्रश्न की पिक आपको भेजूंगी। जो आपने पहले प्रश्न किए हैं उन्हीं के आगे उन प्रश्नों के ग्रुप को भी आपको करना है। तो बच्चों, आज मैं आपको काव्य के भी मैं आपको समझाऊंगी कि काव्य के कितने भेद होते हैं। बच्चों, काव्य के दो भेद होते हैं, एक श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य मैंने होता है सुनना और दृश्य काव्य मैंने होता है देखना। तो काव्य के दो भेद हैं, श्रव्य काव्य और आपका दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य जिन काव्यों को हम लोग कानों से सुनते हैं उसे हम लोग श्रव्य काव्य कहते हैं। और दृश्य काव्य का मतलब होता है जो अभिनय के माध्यम से देखा जाता है, यानी नाटक, जिसको हम लोग अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखते हैं उसे हम लोग दृश्य काव्य कहते हैं। तो बच्चों, काव्य के दो भेद हैं, दृश्य काव्य और आपका श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य मैंने होता है देखना और श्रव्य काव्य मैंने होता है सुनना। तो अब आपके श्रव्य काव्य, तो श्रव्य काव्य के भी दो भेद होते हैं, एक प्रबंध काव्य और दूसरा आपका मुक्तक काव्य। अब इसमें भी आपके प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। जैसा प्रबंध काव्य में आपका आता है महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानन गीतियाँ। ये तीन भेद हैं जो आपके प्रबंध काव्य में आते हैं। और जो मुक्तक काव्य है इसके भी दो भेद हैं, पहला है पाठ्य मुक्तक और दूसरा है आपका गेय मुक्तक। अब हम लोग देखते हैं कि प्रबंध काव्य यानी कि मुक्तक काव्य यानी कि प्रबंध काव्य के तीन भेद बताए गए, महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यान गीतियाँ। तो महाकाव्य, सबसे पहले मैं आपको महाकाव्य के बारे में बताऊंगी। तो महाकाव्य में जीवन का व्यापक रूप से चित्रण होता है, यानी जो महाकाव्य है वह इतिहास प्रसिद्ध है, यानी कि इतिहास से संबंधित है जो महाकाव्य। जैसे आपका रामचरितमानस, वो क्या है आपका, वो आपका एक महाकाव्य। इसका जो नायक होता है वो उदार और महान चरित्र वाला होता है, यानी जो नायक का जो चरित्र होता है वो कैसा होता है, आपका महान होता है। इसमें वीर, श्रृंगार और शांत रस में से इनमें से कोई एक रस प्रधान होता है, बाकी रस आपके गौण होते हैं, यानी कि इनमें से एक ही रस आपका प्रधान होता है और बाकी जो रस होते हैं वो आपके गौण होते हैं। महाकाव्य जो होता है वो सर्गबद्ध होता है, यानी कि महाकाव्य में सर्ग होते हैं, इसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं। महाकाव्य की कथा में धार्मिकता और हृदय को भाव विभोर करने वाले मार्मिक प्रसंगों का समावेश भी होना चाहिए। यानी जो महाकाव्य होते हैं, जो इसमें जो हमारे जो भाव विभोर करने वाले मार्मिक
प्रसंगों का समावेश भी होना चाहिए जो हमारे मन के भावों को विभोर कर दे। ऐसे प्रसंगों का भी इसमें समावेश होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है जो आधुनिक युग में महाकाव्य के प्राचीन प्रतिमों में परिवर्तन हुए। इतिहास के स्थान पर मानव जीवन की कोई भी घटना, कोई भी समस्या, मानव के जीवन संबंधित कोई भी घटना, कोई भी समस्या इसका विषय हो सकती है। पर आधुनिक काल में मानव की जीवन से समस्या से संबंधित ये महाकाव्य हो सकते हैं। महान पुरुष के स्थान पर समाज का कोई भी व्यक्ति इसका नायक हो सकता है। हिंदी के कुछ प्रसिद्ध महाकाव्य हैं जैसे आपका पद्मावत, श्री रामचरितमानस, साकेत, वीर प्रवास, कामायनी, उर्वशी, लोकायतन। ये आपके प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। उसके बाद आपका आता है खंड काव्य। जो खंड काव्य में जीवन के व्यापक चित्रण के स्थान पर किसी एक पक्ष अथवा रूप का संक्षिप्त चित्रण होता है, यानी कि इसमें किसी भी व्यक्ति के जीवन का संक्षिप्त चित्रण यहाँ पर लिया जाता है। जो खंड काव्य होता है वो महाकाव्य का लघु रूप अथवा एक सर्ग नहीं है। खंड काव्य में अपनी पूर्णता होती है, यानी कि इसमें कोई सर्ग नहीं होता है। जैसे महाकाव्य में आपके सर्ग होते हैं, 8 सर्ग थे, परंतु खंड काव्य में ये सर्ग नहीं होता है। ये अथवा यानी कि खंड काव्य में अपनी ही पूर्णता होती है, इसमें कोई सर्ग नहीं होता है। और संपूर्ण रचना में प्रायः एक ही छंद का प्रयोग किया जाता है, यानी कि खंड काव्य में संपूर्ण रचना में एक ही छंद का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पंचवटी, जयद्रथ वध और आपके सुधामाचरित, पथिक, गंगावर्तन, हल्दीघाटी आदि जो हिंदी के प्रसिद्ध खंड काव्य हैं। उसके बाद आपका आता है आख्यायन गीतियाँ, यानी कि महाकाव्य खंड काव्य से भिन्न पदबद्ध कहानी का नाम ही आख्यायन गीतियाँ है। यानी ये जो कहानी है वो पद से बद्ध होती है, यानी पद से संबंधित होती है, उस कहानी का नाम ही आख्यायन गीति है। इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम, करुणा आदि से प्रेरक घटना चित्रों को कथा के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसकी भाषा सरल स्पष्ट होती है ताकि कि पाठकों को इसकी भाषा समझ में आ सके, यानी कि भाषा सरल और स्पष्ट होती है ताकि पाठकों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। इसकी गीतात्मकता और नाटकीयता इसकी विशेषताएं हैं, यानी कि इसको नाटक के माध्यम से और गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, ये इसकी विशेषता है। झांसी की रानी, रंग में भंग, विकट भट्ट आदि जो रचनाएं हैं वो आख्यायन गीतिकों के अंतर्गत आती हैं। ये थे आपके मुक्तक काव्य यानी कि प्रबंध काव्य के 3 भेद, महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यायन गीति। उसके बाद आपका आता है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य के भी 2 भेद हैं आपके, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। जो पाठ्य मुक्तक है, पाठ्य मुक्तक में विषय की प्रधानता होती है, यानी जो विषय लिया जाता है उस विषय की प्रधानता उसमें होती है। किसी प्रसंग को लेकर भावानुभूति का चित्रण होता है, जैसे कि हम लोग किसी प्रसंग को लेकर उसमें भाव को, यानी कि जो पाठक जो लेखक होता है वो भावों को लेकर, यानी कि उसमें भावानुभूति होती है, उसमें भावों को लेकर वह कथा को व्यक्त करता है। और किसी न किसी से में विचार और रीति का वर्णन किया जाता है, यानी कि वे अपने विचारों को, अपने भाव को उसमें प्रस्तुत करता है। और जो कबीरदास, तुलसी, रहीम के भक्ति और नीति के दोहे जैसे बिहारी, मतीराम आदि की रचनाएं
इस कोटि में आते हैं, यानी कि बिहारी, मतीराम, तुलसी, कबीर, रहीम, ये आपके पाथ्य मुक्तक के कवि हैं। उसके बाद आपका आता है गेय मुक्तक। इसे गीत या प्रगीति काव्य कहते हैं। गीत गेय मैंने होता है गीत के माध्यम से प्रस्तुत करना, यानी गेय। ये अंग्रेजी के लिरिक का समानार्थी के, यानी अंग्रेजी में लिरिक के नाम से जाना जाता है। इसमें भाव प्रवणता, आत्म अभिव्यक्ति, सौंदर्यमयी कल्पना, सजीवता और संगीतात्मकता की प्रधानता होती है। यानी कि जो गेय मुक्तक होते हैं उसमें भावों की प्रधानता होती है, आत्म की अभिव्यक्ति यानी अपने द्वारा अभिव्यक्त किया हुआ होता है, इसमें सौंदर्य में कल्पना का भी प्रधानता होती है। तो ये तो बच्चों काव्य के भेद। काव्य के दो भेद है, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य। जो आपका श्रव्य काव्य, इसके दो भेद है, प्रबंध काव्य और आपका मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में आपका आता है महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यान, गीतिका, और उसके बाद मुक्तक काव्य में आपका आता है पाथ्य मुक्तक और आपका गेय। इसके बाद आपका आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आदिकाल, जिसे हम लोग वीरगाथा काल भी कहते हैं। दूसरा है आपका पूर्व मध्यकाल, जो भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। तीसरा है आपका उत्तर मध्यकाल, जिसे हम लोग रीतिकाल कहते हैं। चौथा है आपका आधुनिक। तो आदिकाल यानी वीरगाथा काल का जो समय है वो है 800 ईस्वी से 14 ईस्वी तक, यानी कि 743 से 1343 ईस्वी तक इनका समय यानी कि आदिकाल का समय माना गया है। उसके बाद आपका आता है पूर्व मध्यकाल, यानी कि भक्ति काल का समय आपका है 1343 से 1643 ईस्वी तक माना गया इनका समय। तो उसके बाद है आपका उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल, इसका भी समय आपका है 1643 से 1843 ईस्वी तक। और जो आधुनिक काल का समय है वो है आपका 1843 से अब तक का समय। यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास को विद्वानों 4 भागों में विभाजित किया गया है। आदिकाल यानी कि वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, तीसरा है आपका उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल, चौथा है आपका आधुनिक काल। तो ये तो बच्चों काव्य के भेद और हिंदी साहित्य का इतिहास जो मैंने आपको समझाया है। इससे संबंधित प्रश्नों की पिक मैं आपको भेजूंगी। वो प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने के बाद क्लास ग्रुप में सेंड करना है, ताकि मैं आपका वर्क चेक कर सकूं और आपको नंबर दे दूँ। अगर कोई समस्या हो तो आप उससे पूछ सकते। नमस्कार।